बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच। प्रोग्राम कानून अभिजाना शुमारा वशत कना चूँकि गस्तगी रोचा या गप्पी दिमाग का के आइन तो का तरमीम बह गई, आइन तो का अमेंडमेंट कनक बह गई, आइन तो अमेंडमेंट ची वास्ता कनक बह गई, शी असरात चिया में दुरुस्ती बाबता गप त्रान बाजी बितगा भले अन्नी मर्चिगी इशू के गप कनी एक 26वीं तरमीम कनक भी था, अमेंडमेंट कनक भी था। इसी नेगेटिव और पॉजिटिव के असरात अच्छे कपन थे चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन तो का हर वादी के अमेंडमेंट ज़रूरत कपी खास करके हमें इशूज़ चारक बयां कि मालूक कर इशे ची बेनिफिट रसीद थे ची निश्तगी जो मालूक की सोसाइटी था आ मालूक इशे सरपदी दाश्त कहाँ कि एक अमेंडमेंट कनक भी था इशे चाहिए फ़ायदा मिली थी अंचु के मैं जानत कर दी कि कोटा तहा केस हम बाजा पदा इशे पद मालूक इधर रहो गई इंसाफ वास्ता चे ए अमेंडमेंट चे पद मालूक करा इंसाफ आसीदगी सरा रसीद थे चे ए अमेंडमेंट चे रन क्राइम के रेशो आ रेशो धारक भी थे अमेंडमेंट चे रन रियासत तहा कि एक सोसाइटी है तहा कि ये इदारे इदारावती कार हमा बड़ा कनन थे ये अमेंडमेंट ज़रूरत के पेश अतका और पदा ये पद अमेंडमेंट कनक हम बिता निम हमें चाह रही कि इसी पॉजिटिव और नेगेटिव असरात चे बयान थे इसी तो का चिक्का बेनिफिट भी चाहिए कि अंगा तक मा दिखता है कि 2005 के अमेंडमेंट बितेगा कॉन्स्टिट्यूशन था आईनी असरात मा दिखतेगा कि लाते जागे वो पॉजिटिव बाजी जागे जाहिर बितेगा भले नेगेटिव भी बाजी जागे अतका भले एक अमेंडमेंट कनक बिता इशे नेगेटिव और पॉजिटिव असरात चे बयानती मालू किशे चे पैम बेनिफिट जरूरत कंते और दूमी रियासत अस्ती के ये अमेंडमेंट कनक वास्ता ये अमेंडमेंट को था कुजा तक रहो ये अमेंडमेंट सही साबित बीती हमी दोस्त गप्तरान कनी ए वादा मैं अमरादारी करेंगे इख्तियार अली चन्ना एडवोकेट के अस्ती कराची बार एसोसिएशन है जनरल सेक्रेटरी हमशिमा गप्तरान कनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर पिछले हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से यही इशू चल रहा है कि 26वीं अमेंडमेंट कुछ इसके बारे में कह रहे हैं कि ये कुछ कह रहे हैं ये बातें अब तो ज़ाहिर अमेंडमेंट हो गई आ गई। अब आप क्या समझते हैं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव असरात क्या हैं, क्या नज़र आ रहा है? अच्छा मेरी बहन, सबसे पहले तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम बोलूँगा और बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे फ़ोन किया और 26वीं अमेंडमेंट पे आपने राय लेने के लिए कहा। देखें, जब ये 26वीं अमेंडमेंट अभी प्रोसेस में थी जी। और ये मुख्तलिफ जो इसके ड्राफ्ट थे वो मूव हो रहे थे और हमें भी एक ड्राफ्ट मिला था कराची बार को जी कि हमने जब वो पढ़ा था तो उसमें आर्मी कोर्टों का क़याम था और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों का क़याम था, आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट थी और एक पॉइंट ये था कि जो आर्म फोर्सेस का बजट है वो सिविलियन हुकूमत उसको ऑडिट नहीं करेगी। ठीक है। और दूसरा और पांचवा ये था कि उसमें जो रिटायरमेंट एज है इसकी चीफ जस्टिस की या सुप्रीम कोर्ट के जजों की वो थी 68 ईयर। तो हमने कन्वेंशन बुलाया 15 अक्टूबर को। हमने बिल्कुल उसको अपोज किया कि आर्मी ना तो आर्मी कोर्ट ने हम बनने देंगे ना आईनी कोर्ट ने अलग से बनने देंगे ना ही आर्मी एक्ट में कोई तरमीम हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। तो उसका फायदा ये हुआ कि जब 26वीं अमेंडमेंट अप्रूव हो गई, ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने आईनी बेंचें बना ली और आर्मी एक्ट को टच नहीं किया, आर्मी कोर्टें नहीं बनाई। ठीक है। और जो इन लोगों ने प्रोपोज अमेंडमेंट जो सजेस्ट की थी उसमें आर्म फोर्सेस की जो बजट है उसको सिविलियन हुकूमत के जो है वो उसको बालातर कर लिया था। वो अब सिविलियन हुकूमत उसको जो है वो कर देगी, अकाउंटेबल वो ही करेगी अकाउंट पर। और सबसे अहम चीज ये था कि जो रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस थी वो थी 65 से 68 ईयर, वो भी नहीं की। ठीक है। तो कराची बार ने जब कन्वेंशन किया तो एक मैसेज गया पूरी दुनिया को, पूरी मुल्क को कि कराची बार ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। दैट्स वाई इन लोगों ने जो है वो अपनी जो प्रोपोज अमेंडमेंट थी वो वापस ली और वो अमेंडमेंट जो पार्लियामान ने मुत्तफिका तौर पे पास की जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के कंसेंट थे वो हुई है। उसमें अब आपका सवाल ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। देखें, पार्लियामान जो है वो सुप्रीम इदारा है, सोवरियन है, ठीक है, वो आइन में तरमीम करने का मजाज है, उसके पास इख्तियार है। बिल्कुल। मेरा मेरा ये व्यू है कि जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के आइनी इदारे वो सब पार्लियामान के ताबे होने चाहिए। बिल्कुल। तो अब जो अमेंडमेंट लाई गई है उसमें पार्लियामान की सुपरमेसी जो है शो हो रही है, जाहिर हो रही है। उससे ये लग रहा है कि जुडिशरी जो है
पार्लिमान के ताबे होनी चाहिए। अब एक दो सवाल ये भी है कि भाई सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट क्यों किया जा रहा है। जी देखें, जब सुप्रीम कोर्ट खुद मुख्तार थी, जी उसने बहुत सारी अपॉइंटमेंट एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक उसमें उसने खुद सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट किया। अभी हाई कोर्ट का जो लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, जी वो तीसरे नंबर वाले जज को किया। ठीक इसी तरह सिंध से जो एलिवेशन हुई है, कभी चौथे नंबर वाले को, कभी पांचवें नंबर वाले को, सिंध का जो चीफ जस्टिस था अहमद अली शेख साहब, जी उसको ऊपर नहीं ले गए। ठीक मतलब पिक एंड चूज जब सुप्रीम कोर्ट करे तो सही है, अगर पार्लिमान अपने पास रखे ये इख्तियार, पार्लिमान कमेटी बनाए और वो मोस्ट सीनियर 3 जजों से कोई चीफ जस्टिस सिलेक्ट करे, तो वो गलत है, ये सही नहीं है। ठीक पार्लिमान के पास इख्तियार है, वो अगर कानून साजी के बाद अगर कोई अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस उसके इख्तियार अपने पास रखती है तो वो रखने की मजाज है। आइन के अंदर पार्लिमान के पास ये इख्तियार हैं, ठीक है तो लिहाजा ये कहना पॉजिटिव निगेटिव ये गलत है। जी सुप्रीम कोर्ट ने 76 सालों में क्या किया? ठीक जब ये खुद मुख्तार थी, जज भला अपने आप को खुद कभी अपॉइंटमेंट करेगा या खुद अपना मुहासबा करेगा, एहतसाब करेगा? नहीं, उसके लिए एक अलग से इदारा होना चाहिए, जो जजों का जो कंडक्ट है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो उसका तयन किया जाए। जी अच्छा देखिए, सर, आप क्या समझते हैं ये जो 26वीं अमेंडमेंट हुई है, अगर इसमें ये कोर्ट्स बन जाती या बनी है या अभी बनेंगी, तो इससे क्या इंसाफ इजी लोगों को मिल पाएगा? देखें, जी अब जो इन लोगों ने आईनी बेंचेस का तस्करा किया है आइन के अंदर, जिसमें जो सियासी केसेस हैं, आर्टिकल 63A के तहत 200 केसेस है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है वो तमाम केसेस के ऊपर भारी हैं। आपके 62,000 हैं या 52,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सारे इल्तिवा का शिकार है, सिर्फ इसलिए कि पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट जो है सियासी केसों का वो ट्रायल चलाती है और चीफ जस्टिस उसकी सरबराही करता है और मीडिया के ऊपर जो है वो बैठकर रिमार्क्स देता है, तजिया करता है। तो 22 करोड़ आवाम की जो केसेस है पेंडिंग है पिछले 74 सालों से, उसका कौन जिम्मेदार है? मुझे बताएं। ये सुप्रीम कोर्ट है। तो अब ये जब अलग बेंच बन गई, जितने भी सियासी केसेस होंगे, आईनी केसेस होंगे, उसकी एक अलग बेंच होगी, वो केस डिसाइड करेगी। और सबसे अहम चीज ये भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाई जा रही है, इससे भी आवाम को फायदा मिलेगा। जी मेरी बहन। अच्छा सर, ये जो अगर 26वीं अमेंडमेंट कुशाइन बात है और पार्लियामेंट द सुपीरियर इंस्टीट्यूशन फॉर द लॉ मेकिंग, ठीक है, वो समझ में आता है, अगर उसने कर दिया तो फिर ये इन दिनों जो है वो पिटिशन फाइल करना सिंध हाई कोर्ट में इसी अमेंडमेंट के अगेंस्ट, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? इसकी वजह क्या हुई? ये देखिए, वकील जो है ना, उसको कभी किसी सियासी पार्टी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, उसको आइन के साथ होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के साथ होना चाहिए। अब ये जो लोग पिटिशन फाइल कर रहे हैं, वो किसी न किसी सियासी पार्टी के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं या उनके मेंबर हैं। अब ये कहना कि आइन में तरमीम करना पार्लिमान के पास इख्तियार नहीं है, ये गलत है। पार्लिमान सुप्रीम है, उसके पास इख्तियारात हैं, वो मौजूदा तकाजों के मुताबिक वो आइन में तरमीम कर सकती है। जी बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, बट अभी सर आपकी तरफ से भी रैली निकाली गई थी उस सीनियरिटी को लेकर, जिसमें जब तरमीम हो गई थी तो फिर कराची बार की तरफ से भी, तो इसको किस तरह से देखा जाएगा कि कहीं पे कुछ गलतियां हुई थी जिसकी वजह से ये रैली और स्ट्राइक की कॉल दी गई थी, या वो बिल्कुल ठीक थी? देखिए, स्ट्राइक की कोई कॉल नहीं दी गई थी कराची बार की तरफ से। रैली जो निकाली गई थी वो एक इंडिविजुअल फैसला था, कैबिनेट से कोई फैसला नहीं लिया गया था, यही वजह थी। और उस रैली में 26 लोग थे। अब वो 26 वकला थे जिन लोगों ने 26वीं तरमीम के खिलाफ रैली निकाली। आप जाके वीडियो क्लिप देख लें, कोई उसको पजीराई नहीं मिली। कराची बार ने जब इतना बड़ा कन्वेंशन किया और उसके रिप्लाई में हुकूमत मजबूर हो गई, उसने आईनी कोर्टें नहीं बनाई, आर्मी कोर्ट्स नहीं बनाई, आर्मी एक्ट को टच नहीं किया और बहुत सारे ऐसे प्रोपोज अमेंडमेंट थी जो
बुनियादी हुकूक के खिलाफ थी, उसको भी उन लोगों ने टच नहीं किया। ठीक, तो सर जी मेरी बात। इसमें जो है वो आर्टिकल 199, 184 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको आप क्या समझते हैं कि उनको छेड़ा नहीं गया है? नहीं, देखें, उसको छेड़ा नहीं गया, उसको सिर्फ आईनी जो बेंच हैं उनके पास रेफर किया गया। जिस तरह अभी हाई कोर्ट में कोई भी अगर मैं 199 का पिटीशन फाइल करूंगा या सुप्रीम कोर्ट में 184 के तहत कोई पिटीशन फाइल करूंगा तो सिर्फ वो उसी बेंच के पास लगेगी जो आईनी बेंच है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि बाकी सूबों ने तो इस पे अमेंडमेंट पे कोई पिटीशन फाइल नहीं की, सिर्फ सिंध में पिटीशन का फाइल होना, तो ये क्या इख्तलाफ नहीं है कि वकला में भी कुछ इख्तलाफात आ गए हैं कि वो जो है वहाँ के वकला एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को और बाकी के नहीं कर रहे? देखें मेरी बहन, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बार को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, वकला में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा मैं उन वकला भाइयों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह तीनों सूबों ने सिर्फ सिवाय कराची बार के और कोई बार नहीं है जिसने 26वीं तरमीम के खिलाफ कोई पिटीशन फाइल किया हो। अब ये इसके पीछे क्या मुरकात हैं, क्या मकासद हैं, वो हमारे कराची बार का जो प्रेसिडेंट है उसको बतानी चाहिए। जनरल बॉडी का इजलास कॉल करे, ये थोड़ी है कि आप इंडिविजुअली सबसे 8-10 लोगों से साइन लेकर किसी को आप दे दें, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करें। बजाय आप बार को कॉन्फिडेंस में लें, अपने वकला के जो कराची बार के जो मेंबरान है उसके साथ आप शेयर करें कि भाई आप इसको 26वीं अमेंडमेंट को क्यों चैलेंज कर रहे हैं। आपको सब वकला ने वोट दिया है और जिसने नहीं दिया उसका भी राइट है जानने का, लेकिन ये है कि वो उसने इंडिविजुअल फैसला किया है किसी वकला को इंगेज करके 26वीं तरमीम जो है। बट सर आप भी कराची बार के एक जिम्मेदार शख्सियत, जनरल सेक्रेटरी हैं, एक हैसियत रखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं और जनरल सदर भी एक हैसियत रखते हैं, तो इस तरह क्लैश नहीं पड़ जाएगा कि एक तरफ जनरल सेक्रेटरी की तरफ से अलग और प्रेसिडेंट की तरफ से अलग, तो ये तो क्लैश आ रहा है बीच में। बिल्कुल मेरी बहन, देखें ये बार को आप ऑन बोर्ड ले, आप सदर हैं, आप बड़े ओहदे पे फायज हैं, आप सबको साथ लेके चलें। ये थोड़ी है कि आप इंडिविजुअली और वन मैन शो करके और जाके साइन करा ले 6-7 लोगों से और जाके आप पिटीशन पाएगा। आप कमेटी का इजलास बुलाएं, एजेंडा रखें, उसमें वो ड्राफ्ट रखें, सारी चीजें रखें ताकि हमें भी मालूम हो कि कौन सी वजूहात हैं या 26वीं तरमीम के कौन से नुकसानात हैं, अवाम के कौन से हकूक गजब किए गए हैं, ताकि हम फिर उसको सपोर्ट करें। अब वो हमारे साथ कुछ शेयर ही नहीं कर रहा और खुद को खुद जाके वो कर रहा है। रैली भी खुद ही निकाली, 26 लोग थे या 30 लोग थे, आप इसे अंदर लगाए, इसके साथ कौन लोग थे? वही 26 लोग हैं, 30 लोग थे जो जिन लोगों ने रैली निकाली, अभी भी वो उसके पीछे हैं। पर मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि कराची बार की तरफ से कोई पिटीशन फाइल नहीं हुआ, एक ही हुआ था जो मुत्तफिका तौर पे हमने रेजोल्यूशन भी पास की थी और जो लाहौर हाई कोर्ट में जजों की जो फुटेजेस रिकॉर्ड की गई थी, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए थे घरों के अंदर या फ्लैट के अंदर या ऑफिसों के अंदर, या उनको थ्रेट दिए गए थे, उसके खिलाफ हमने पिटीशन फाइल की थी। वो मुत्तफिका तौर पे कराची बार का जनरल बॉडी का इजलास हुआ था, सबने ओके किया था, तभी जाके हमने फाइल किया था। अभी तो ना तो कोई जनरल बॉडी का इजलास हुआ, ना हमारी कमेटी का इजलास हुआ, एजेंडा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ये आज किसी ने मुझे बताया कि ये हमारे सदर साहब ने जो कि ना किसी को बोला हुआ है कि जाके। जी सर, हमें भी अभी पता चला है कि रिसेंटली ऐसी कोई पिटीशन फाइल हुई है, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया और सारे फैक्ट से आगाह किया। इधर महकमा अमरादारी करेंगे इख्तियार अली चन्ना, एडवोकेट के हस्ती कराची बार एसोसिएशन है, जनरल सेक्रेटरी और एक जिम्मेदार शख्सियती शिया सज्जे अबर मैं देमा को तंचुके शिकनगातगा के 26वीं की अमेंडमेंट बीता कॉन्स्टिट्यूशन तहा अनजो गोशक बीते और हकीकत भी हमेशा कि पार्लियामेंट जो बीती मुल्क के तहा आज सुपीरियर इंस्टीट्यूशन है फॉर द लॉ मेकिंग। ज़ाहिर लॉ मेकिंग करने के इख्तियार सजे पार्लियामेंट के रहे, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ मेकिंग कहाँ या तो अमेंडमेंट करते अदरो इख्तियार आई होना भले अमेंडमेंट आमा अमेंडमेंट के मालूक वास्ता छत्री ब्यारी थी, ये अमेंडमेंट दुरुस्ता के एक्सेप्ट कोता को इसी खिलाफ पिटीशन फाइल करने पुछता चे वजह भी था अंचू के तमाम सूबे निमगा चे कोई चुशी चीज़ में धीमा नयत का भले सिवाय
सुबह सिंधे निमगा चियत का भले इदाबी में जनरल सेक्रेटरी में गप्त्रान को आइए बिल्कुल क्लियर को मैं निमगा जी कोई पिटीशन फाइल नहीं इससे कोर्ट था माँ बिल्कुल हमा जो मैं गप बीतगा गप द्रो एडमिट करक बीतगा इस्तो नुकसानात नहीं थे बल्कि देम तरह आयो के वक्त ना बल्कि इसी पॉजिटिव नताइज बयान थे अमी द्रो गप को थे देम तरह अंगा इस तरह गप करी वादा जीरी एक ब्रेक ही ब्रेकाची पदकाई ब्रेकाची पद हमारा वशत कनी मानचू गप कन गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन तहा कैसे 206वीं अमेंडमेंट के कनक बीतता हन्नी वो बीतता आई चिपद अमा के गप बीतगा द्रोई गप अस्ती जीरक बीतगा चारक बीतगा के चीची अमेंडमेंट कनक भी भले हमा गप केशा गोश्ता बीता कि मक्काने नहीं वस्ती की रोचा भले आ अमेंडमेंट न बीता बल्कि आयोग की रोचा हमें गोशक भी के मालू करा इंसाफ हम रसी और केस के ट्रायल तहाया आ केसा भी शर्री नेमगा चारक भी भले देम तरह गप करने के वाकई ये पॉजिटिव नताइज कायन थे ये वादा महकमा हमरादारी कर गए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालिम सलाम अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर 26वीं अमेंडमेंट ने बड़ा तहलका मचाया हुआ है, हर जगह पे हम देख रहे हैं कि हर जगह इसी की बातें हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं जो 26वीं अमेंडमेंट की गई है ये बिल्कुल सही मतलब आगे चल के लोगों के लिए, मुल्क के लिए, रियासत के लिए, सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छी साबित होगी? देखिए ये जो तस्वीर करना है कि 26वीं अमेंडमेंट जो है जी वो कोई मुल्क की आवाम के लिए की गई है, कवानीन मुल्क और आवाम के लिए या आईनी तरामीम, मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में इस मकसद के लिए नहीं की जाती जी। वो हालात ऐसे होते हैं कि वो जो मुक्तदरा कुव्वतें उनको जब ये नजर आ रहा होता है कि किसी तरमीम की जरूरत है, तरमीम आ जाती है। तो जहाँ तक कवानीन या तरामीम अगर आप समझते हैं कि आवाम के लिए या मुल्क के लिए मफाद अम्मा के लिए किए जाते हैं तो ऐसा बहुत कम होता है। इस तरफ कानून साजों की सोच और दीगर इदारों की सोच इस तरफ कोई ज्यादा मुस्बत नहीं। ठीक सर, लेकिन इसमें हम देखें कि पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर कॉन्स्टिट्यूशन है लॉ मेकिंग के लिए और उस अमेंडमेंट भी कर सकता है वक्त ज़रूरत, तो फिर भी जो ये ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन की गई थी उसके बाद ये वकला की तरफ से बड़ा एहतजाज किया गया था, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए वकला तो स्प्लिट है और वकला ज्यादा तंजीमें तो आईनी तंजीम के मुखालिफ नहीं, ठीक, लेकिन वकला का एहतजाज अपनी जगह, लेकिन ये जो आईनी तरमीम पार्लियामेंट करती है, जो ये जो एक सिलसिला चला रहा है मगरबी जमहूरियत का, इसमें पार्लिमानी निज़ाम भी ज़ाती निज़ाम और पार्लिमानी जो तरीके के निज़ाम है उसमें पार्लियामेंट ही करती है, लेकिन जिन मानों में कोई ये बरतानिया की पार्लियामेंट तो है नहीं, यहाँ पार्लियामेंट जो है वो तरमीम कर भी देती है और अगर मुख्तरा कुव्वतें ना चाहें तो तरमीम नहीं भी होती। ठीक, लेकिन सर अगर आईनी तरमीम हुई है या आईनी बेंच बनाई गई है, कोर्ट्स बनाए गए हैं या जजेस की तादाद को बढ़ाया जाता है, तो आप नहीं समझते कि ये खुशाइन बात है, लोगों को इंसाफ मुहैया होगा, लोगों को जल्दी इंसाफ मिलेगा? देखिए आईनी तरमीम करना उसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट या उसकी जगह जो बाद में तब्दीली आई आईनी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो ये कोई बुरी बात नहीं और जजों की तादाद बढ़ाना भी ये सब मुस्बत बातें हैं। बात ये है कि वो जो आईनी बेंच बनेगा ये का पस मंजर तो ये है ना कि हमारे यहाँ पिछले चंद सालों में चौधरी इफ्तार की मूवमेंट के जरिए वकलाक के जरिए तहरीक चलाई गई, सियासी पार्टियां मुतहरिक नहीं थी, स्टूडेंट यूनियन नहीं थी, तो वो तहरीक भी तो एजेंसी की तहरीक थी ना, परवेज मुशर्रफ का तख्ता। उसके बाद चौधरी इफ्तार के बाद जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका आया 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम, तो उस तरीकेकार ने जजेस ने के क्लब को इख्तियार दे दिया कि वो अपने मनपसंद जज बनाए, जिसके नताज को ज्यादा अच्छे नहीं आए, बजाय कि वो अच्छे जज बनाते उन्होंने अपने फर्मों के और ऐसे लोगों को जब अदालतों में नहीं आते थे या जो उनके शहीद थे तो उन्हें जज बनाया, जिसके नताज बड़े खतरनाक हुए और वो जुडिशरी जो है ना उसमें बड़ी बदनाम हुई। जुडिशरी लोगों का इस्तेमाल टूट गया, ना सिर्फ जुडिशरी के साथ चौधरी इफ्तार उन लोगों ने ज्यादती की बल्कि जो है जुरिस्प्रूडेंस से जो है उसके भी असबाब मुसलमान कुलों को पामाल किया। देखिए मेरा कहना यह जब जुडिशल मार्शल कोर्ट में लग गया और मुक्तदरा कुव्वतों ने सोचा कि हम जजों के जरिए एक मार्शल लगा के जुडिशल मार्शल लगा के 2 वज़ीर आज़म फारग करें, अपनी पसंद के जज रहे हैं,
लेकिन वो जुडिशरी जो है जब उनको आंखें दिखाने लगी तो वो उन्होंने 26वीं तरमीम के जरिए उनको जो है टुथलेस कर। लेकिन बात अभी भी एक है जी। अगर जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकेकार आप जजों के पास ज्यादा अख्तियार पार्लियामेंट या सियासतदानों के पास या नॉन जजेस के पास चला, आप इन्होंने जजेस अगर अच्छे अपॉइंट किए, अगर वही तरीकाकार ना किया, वही उनके लोग उसी तरह के लोग जो के कॉम्पिटेंट भी नहीं थे, करप्ट भी थे और वकालत भी नहीं उनकी थी, और सिर्फ इसलिए कि चूंकि इसकी वकालत नहीं चल रही इसे जज बना दिया जाए, इसे मेंबर बना दिया जाए, इसे चेयरमैन बना दिया जाए, इसे एडिशनल अटॉर्नी जनरल या डिप्टी अटॉर्नी जनरल बना दिया जाए। इसलिए अगर जज अपॉइंट करते हैं ये लोग भी वही करेंगे तो 2-3 साल के बाद लोग कहेंगे पुराना तरीका सही था, ये तो उससे भी बदतर साबित है। बात नीयतों की है, बात ये जो अच्छे अल्फाज लिखने से नहीं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, उसकी जो तकरीरी है जजेस वो जब पार्लियामेंटेरियन के या बाकी हुकूमत के हाथ में आ गए तो पहले भी बहरहाल जजमेंट जो है सियासी वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही आते थे ना। 200 केस हुआ, तमीजुद्दीन खान उससे पहले था, नुसरत भुट्टो केस आया, जफर अली शाह केस आया, टिक्का इकबाल केस आया, इवन जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन का ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा और मंसूर अली शाह साहब उसके आखिर कहते हैं। तो जुडिशरी से कोई इस तरह की उम्मीद पहले भी रखना और आज भी रखना कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, वो गलती थी। बल्कि जितनी तेजी से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी हुई उसी तेजी से उसको जो है ना उसके बाद मोड़ दी। लेकिन सर इस पे एक बात तो है ना, जब आईनी बेंच बनेगा तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं, क्योंकि वो जो सियासी केस है वो चलते चलते बाकी लोग जो है वो 52,000 केस जो पेंडिंग पड़े हैं तो कम से कम उनको तो रिलीफ मिल पाएगा। अच्छा, ये जो बात है ना ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन इस बेंच बनाने के पीछे कम से कम ये मुस्बत मकसद नहीं था कि केसेस 5 जज चलाएंगे और बाकी दूसरे चीजें चलाएंगे। इसका मकसद जो है ये नहीं था समझता। आपको भी पता है कि नीयत क्या थी कि आप अपनी मनपसंद का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा और वो जो जजेस जो है वो जो हत्थे से उखड़ गए थे और बेकाबू हो गए थे और अपनी औकात भूल गए थे, उनकी जगह वो जजेस आएंगे जो फेवरेबल जजमेंट। अच्छा, अब आप जो बात कहते हैं 52,000 केस और केसों का डिस्पोजल होगा तो इंतहाई माजरत के साथ कई अर्से से 1980 के रूप बने हुए 3 जजों का बेंच सुप्रीम कोर्ट का वो सिर्फ अपील अलाउ कर सकता है, 2 का कन्वर्ट करके 3 जजेस के बेंचों के पास भेज देगा। ठीक है, उसको अगर सिर्फ रूल्स में 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स में 3 जगह अगर 3 को 2 कर दिया जाए, 2 की कोई मंतक, 3 की कोई मंतक नहीं है। 3 क्यों है? सर्विसेज मैटर भी 2 सुनते हैं, कंपनी मैटर भी 2 सुन सकते हैं, एक्सेप्शन है। मेरा कहना है 3 को 2 कर दिए जाए तो 17 में से अभी 17 जज है ना, 2 एडिशनल 17 में से 4 जज जो है ना वो फालतू हो जाएंगे। 2 जजेस का बेंच कराची रजिस्ट्री में और 2 जजेस का बेंच लाहौर की रजिस्ट्री में अवेलेबल रहेगा और डिस्पोजल ज्यादा होगी। यानी लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से जो ऑर्डर पास होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में उसी वक्त जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर और दूसरे, तीसरे, चौथे हफ्ते वो डिसाइड हो जाए। इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की। इन लोगों की तवज्जो डिस्पोजल ऑफ केसेस की तरफ नहीं है। और ये अगर आप कहते हैं कि इसे बहाना कर रहे हैं कि इस तरह कुछ होगा, अगर कुछ करना है तो उसके लिए और इकदाम हैं। जजमेंट राइटर्स भी हाई कोर्ट के जजों को या इनको अवेलेबल नहीं है, 1:30 बजे से वो काम करते हैं, 80 केस उनके आगे लगाते हैं और कैपेबल जजेस भी नहीं है वो माजरत के साथ। तो आप उस तरफ तो देख ही नहीं रहे। ये तो एक सियासी जरूरत थी जिसके लिए तरमीम आई है। खुदा ना खास्ता आवाम के केसेस जल्दी चलाने के लिए तरमीम नहीं आई। अच्छा, तो सर ये फिर इसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की गई है, अभी हमें पता चला है सदर कराची बार की तरफ से। तो आप क्या समझते हैं कि इसके कुछ असरात होंगे या वकला की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं सामने जो इनको एडमिट नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस तरमीम में जिसके खिलाफ पिटीशन फाइल की जाए? देखिए, वकला तो स्प्लिट है। मैं समझता हूँ वकला की अक्सरियत जो है वो खामोश है, ना तरमीम के हक में, ना तरमीम के मुखालिफ। बिल्कुल। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट जो है अल्टीमेटली इसकी अपील जो है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएगी सुप्रीम कोर्ट। अल्टीमेट फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अच्छा, हर तरमीम जो आती है, 18वीं तरमीम आई, 8वीं तरमीम आई जियाउल-हक वाली, फिर परवेज मुशर्रफ वाली आईनी तरमीम आई, फिर जो है वो 18वीं आईनी तरमीम आई। हर आईनी तरमीम तकरीबन चैलेंज होती है और वो 18वीं को तो चौधरी इफ्तार साहब ने खुद
एक रिट चलवा के चैलेंज करवाया 19वीं तरमीम से पार्लियामेंट को मजबूर किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि तरमीम जो है वो एग्जिस्ट करेगी और ये सिंध हाई कोर्ट में हो या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में फाइल हो सुप्रीम कोर्ट में, नतीजा कोई मुस्बत नहीं आएगा। ये एकेडमिक बहस होगी और होती रही है पहले। अच्छा सर, लेकिन 18वीं तरमीम के देखें तो पॉजिटिव असरात तो हैं, सूबों को खुद मुख्तार किया गया था और उनको बिल्कुल इख्तियारात दिए गए थे, तो आप क्या समझते हैं इसके लिए भी सोचना चाहिए कि इसके भी अच्छे असरात हो सकते हैं? नई तरमीम की जरूरत नहीं, 18वीं ने जितने इख्तियारात दे दिए जी, अगर वो भी दे दिए जाए सूबों को तो कोई काम हो सकता है, उसके बाद नई तरमीम के लिए सोच सकते हैं। सिर्फ कागज दे देने से क्या होता है? 18वीं तरमीम में सूबों को कई ऐसे इख्तियार किए गए लेकिन वो फुलफिल नहीं हुए, यानी प्रैक्टिकली उन पे अमल नहीं। ठीक है। तो एक नई तरमीम आप ले आएंगे, मजीद इख्तियार ले जाएंगे, लेकिन नीयत इख्तियार देने की ना हो तो उसका क्या फायदा? ठीक है। तो सर आप क्या समझते हैं अगर ये 26वीं तरमीम के जरिए जो इख्तियारात दी गई या जजेस की तादाद बढ़ाई गई या सीनियरिटी के ऊपर बात की गई तो क्या उस तरह से इसको फॉलो नहीं किया जाएगा आगे चल के? नहीं, जजेस की तादाद तो बढ़ सकती है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसे जजेस लाए जाएं जो जजेस डिस्पोजल करने की सलाहियत रखते हो, जिनकी शोहरत एज ए जज अच्छी हो। लेकिन दूसरी बात आपने क्या की, सीनियरिटी प्रिंसिपल, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करें। जहां आप पिक एंड चूज करते हैं वहां इस मुल्क में ऐसे लोग नहीं है पिक एंड चूज करने वाले जो मेरिट पे पिक एंड चूज, बिल्कुल फौज में हो या जुडिशरी में हो। लिहाजा सीनियरिटी प्रिंसिपल के असूल है जो 18वीं तरमीम में आया था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर तरीन जज होगा, उसको खत्म करके पिक एंड चूज 3 में से जो करना जो है, पहले भी इस पर बड़ी बहस हुई, बड़ी लिटिगेशन में जाट केस और दूसरा मलक संदर केस, लेकिन केस जो था वो जो जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह साहब को डीनोटिफाई किया गया और अजमल मियां साहब की जस्टिस बने। तो मेरा कहना ये है कि पिक एंड चूज की जगह हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो जहनियत है, हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर सीनियरिटी प्रिंसिपल रहने किया जाता तो ज्यादा जी। तो सर आप सीनियरिटी के हिसाब से क्या कहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को जो अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, तो क्या मंजूर अली शाह को सुपरसीड करके लाया गया था या आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है ये? नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि वो जो 18वीं तरमीम में आर्टिकल 175 में रखा गया है कि सबसे सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस, बिल्कुल, तो कई बहसों को खत्म कर दिया, कई सवालात को खत्म कर दिया। कोई तरीका रहता तो अब तरमीम करके और ये खौफजदा थे, हालांकि मंसूर अली शाह से खौफजदा होने की जरूरत नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो जज है जिन्होंने जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन देने की जो रिट थी उसका ऑर्डर लिखा हुआ है इसके हाथ में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया द महकमा हमरादारी को। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालिम सलाम अंसारी साहब शी कॉन्स्टिट्यूशन तो मजनी कमांड यस्ते शी गप्त्रान को कि 26वीं तरमीम कनक बीता शी हस्ते 6 असराता 6 चीज़ देमा जाहिर बीती और हम पिटिशन बारवा के गप को अक्षी अन्नी में नॉलेज तो का वाकई पिटिशन फाइल करना बीता सिंध निमगा चे भले अंगा तक फाइनलाइज नबी तक इस तरह फैसला चे का थे अंडर प्रोसीडिंग नी देम तरह मैं चाह रही कि 26वीं के अमेंडमेंट कनक बीता अनचुके यानी दुरुस्ता महकमा गप्त्रान को आया वती व्यूज दाता है हमें बर गोता कि अगर अमा तरमीम करना बीता अमा के वजह चे कनक बीता आइन सरा का अमल करना भी थोड़ा वाकई शर्री चीज़ें बीते मुल्क वास्ता मालूक वास्ता भले अगर हमा तरमीम कनक बीता और आइए भी कोई नताइज दिमा मया अंत के ची वास्ता कनक बीता थोड़ा पदा हमा मालूक वास्ता हरवादी तरमीम बीता बड़े तरमीम अंगा तक मारा असरात जाहिर न बीतगा कि पॉजिटिव भी चीज़ें दिमा बयान थे देम तरंगा गप का नहीं वादा जी एक ब्रेक ही ब्रेक आज पश्चिमी दिमा का